हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज को हम नेट गेट तक ले जाएंगे, लेकिन इनिशियली जो हमारे लेक्चर हैं वो बोर्ड, नीट और जेई के लिए रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हमको क्या पढ़ना है, इससे पहले हमको ये जानना होगा कि रिएक्शन के अंदर या फिर रिएक्शन के बारे में कुछ पॉइंट और होते हैं। जैसा कि हमने 11वीं क्लास में एक थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं। कहने का मतलब कोई प्रोसेस होगा या फिर नहीं होगा। स्पॉन्टेनिटी के नाम से हमने एक टॉपिक पढ़ा था। हमने जाना था कि किसी रिएक्शन के होने के लिए उसकी डेल्टा जी की वैल्यू पर भी वो चीज़ डिपेंड करती हैं, डेल्टा एस यानी एंट्रोपी पर डिपेंड करती हैं और एंथैल्पी पर डिपेंड करती हैं कि वो प्रोसेस फिजिबल है या फिर नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि कोई रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक हो जाएगी। कितने एक्सटेंट होने का मतलब है आपने जो अमाउंट रिएक्टेंट का लिया है उसका कितना अमाउंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। तो ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। लेकिन कोई रिएक्शन किस स्पीड से जारी है, यानी आपको किसी रिएक्शन की स्पीड को मान लो कम करना हो या बढ़ाना हो या उसके कंप्लीशन का टाइम जानना हो, तो हमको केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना होगा। हमको इस ब्रांच को पढ़ना होगा जो किससे डील करती है, ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब क्या है, स्पीड, एंड इट्स मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से क्या मतलब है, देखो इस रिएक्शन में हम कहीं कहीं हम ये भी जानेंगे कि रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। उनमें से कौन सा स्टेप आरडीएस है, कौन सा स्टेप रेट को डिटरमाइन कर रहा है, कौन सा रेट को डिटरमाइन नहीं कर रहा, ये सब भी हम इसी में जानेंगे। इसलिए हम कुछ हद तक इसमें मैकेनिज्म को भी पढ़ेंगे। इसलिए हमने कहा है इट्स मैकेनिज्म, मतलब ये मैकेनिज्म से भी डील करेगा। अब क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, हम रेट या फिर स्पीड की बात करेंगे, तो हमने रेट के ही बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है या क्लासिफाई किया है। फर्स्ट क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन में कौन आएगा, देखो reaction which complete in some instant, ऐसी रिएक्शन जो कुछ इंस्टेंट में खत्म हो जाएंगी, बहुत ज्यादा टाइम उसको नहीं लगेगा। अच्छा, आपने इनको कहां कहां देखा है, आपने इसको देखा होगा जब आपने लैब में प्रेसिपिटेट किसी भी रिएक्शन में बना होगा। जैसे आपने जब क्लोराइड का टेस्ट किया होगा तो आपने उसमें AgNO3 डाला होगा, तो AgNO3 डालते ही उसमें टेस्ट ट्यूब में तुरंत डालते ही AgCl की व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाती है। ठीक है, तो वो रिएक्शन कुछ इंस्टेंट में खत्म हो जाती है। अच्छा, इंस्टेंट बहुत छोटा होता है, 1 सेकंड तो बहुत बड़ा पार्ट होता है, 1 सेकंड का बहुत छोटा फ्रैक्शन क्या होता है, इंस्टेंट। ठीक है, थोड़ी रेंज की भी हम बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, जैसे मैंने कहा कि मान लो आपने NaCl का एक सोल्यूशन ले रखा था, उसमें आपने AgNO3 डाल दिया, तो आपको क्या मिला, आपको मिल गया AgCl एंड NaNO3। तो इसकी क्या होती है, व्हाइट कलर की पीपीटी होती है। ठीक है, और ये मतलब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, एक इंस्टेंट में खत्म हो जाएगी। और आपने क्या पढ़ा है, और आपने एक और चीज पढ़ी है, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन में आपने टाइट्रेशन खूब किया फिनोल्फ्थालीन के साथ में, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में। आप देखते हो एक ड्रॉप है ना बेस की, एक ड्रॉप कलर चेंज कर देती है। अच्छा, ये सब आपने कैसे देखा है, यानी इंस्टेंट आपको कैसे पता लगता है, क्योंकि रिएक्शन बहुत तेज है। एक ड्रॉप एकदम से 1 सेकंड के कुछ फ्रैक्शन में उस मीडियम, मतलब वो जो मीडियम है ना उसके नेचर चेंज कर देती है, उसकी पीएच चेंज कर देती है। ठीक है, तो आप जानते हो HCl प्लस NaOH क्या देता है आपको देता है सोल्ट एंड वाटर। और ये रिएक्शन भी क्या है, इंस्टेंटेनियस है, बहुत तेज चलने वाली रिएक्शन है, कुछ इंस्टेंट में खत्म होने वाली रिएक्शन है। ठीक है, ओके, ये तो वेरी फास्ट हमने देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, वेरी स्लो। अच्छा, वेरी स्लो को किसको कहेंगे हम, विच कंप्लीट इन सम डेज, हो सकता है कुछ दिनों में खत्म हो, वीक भी लग सकता है रिएक्शन को होने में। ठीक है, या फिर इवन सम ईयर्स, कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें कुछ साल भी लग जाते हैं।
जैसे आपने पढ़ा होगा एक एलोट्रोप जब दूसरे एलोट्रोप में चेंज होता है, आपने कार्बन ग्रेफाइट इनका कन्वर्जन पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप जानते हो इसमें जनरेशंस गुजर जाती हैं, ठीक है। मतलब आप जानते हो ना कि जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में चेंज होना चाहता है, ठीक है। आप कंडीशंस देके ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, एक्सट्रीमली स्लो है। इनमें बहुत ज्यादा ईयर्स लग जाते हैं, जनरेशंस गुजर जाती हैं, तब जाके ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और आपने क्या देखा है इसमें, आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। अब आपको पता है एक दिन में लोहे पर जंग नहीं लगती, लोहे पर जंग लगने के लिए कम से कम मान लो लगभग एक वीक हम मान सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक बहुत लंबा प्रोसेस हो गया एक केमिकल रिएक्शन को देखते हुए, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल प्रोसेस तो है, लेकिन वो बहुत स्लो है, इसलिए हमने इसको किस में रखा है, वेरी स्लो की कैटेगरी में रखा है। अच्छा, बात ये है कि वेरी फास्ट और वेरी स्लो दोनों के लिए हम काइनेटिक्स को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि देखो इनके लिए हम काइनेटिक्स को पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? रिएक्शन इतनी फास्ट है कि आप कोई ऑब्जर्वेशन ले ही नहीं पाओगे। एक इंस्टेंट में जब रिएक्शन खत्म हो गई तो आपको क्या पता लगेगा कंसंट्रेशन कैसे चेंज हुई है, कितनी चेंज हुई है। जब एक इंस्टेंट में रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो आप कोई भी कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग आप कोई भी ऑब्जर्वेशन ले ही नहीं पाओगे। इसलिए वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए काइनेटिक्स को पढ़ना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, इधर आओगे तो इनके लिए तो केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन सालों तक चले तो भी आप ऑब्जर्वेशन लेने की कोई मतलब नहीं है उसके कि आप ऑब्जर्वेशन ले लो उसका, ठीक है। क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इनके लिए काइनेटिक्स को पढ़ना हमारी समय की बर्बादी और कुछ भी नहीं है। तो इनके लिए काइनेटिक्स कोई इंपॉर्टेंस रखती नहीं है, ठीक है, और इनके लिए हम पढ़ नहीं सकते। इसलिए काइनेटिक्स ओनली, या फिर हम कह सकते हैं जनरली स्टडी की जाती है स्लो प्रोसेस के लिए, जो प्रोसेस स्लो हैं। अच्छा, स्लो का मतलब ये बहुत धीरे नहीं है, ये मॉडरेटली स्लो हैं। बहुत स्लो तो ये हैं, ये मॉडरेटली स्लो हैं, कुछ मिनट लग सकते हैं, कुछ घंटे लग सकते हैं इनको होने में, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, जनरल देख लेते हैं, बाकी पढ़ना इनको ही है। देखो जो स्लो है उसमें क्या है, जैसे आपने एस्टर देखा होगा, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो होता क्या है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटते हैं और आपको एक तो मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या मिलते हैं, अल्कोहल, ठीक है। तो ये एस्टर का डिकम्पोजिशन है या फिर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, ऐसे क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, N2O5 का डिकम्पोजिशन, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है जिनकी काइनेटिक्स आप पढ़ सकते हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं, स्लो में। स्लो का मतलब क्या है, उसका जो टाइम होगा ना रिएक्शन का, जो टी होगा वो क्या होगा, कुछ मिनट का होगा, सेकंड का भी हो सकता है, ठीक है, कुछ मिनट का होगा, या फिर क्या होगा, कुछ आवर्स का होगा, मतलब कुछ घंटों में रिएक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो स्लो प्रोसेस के लिए केमिकल काइनेटिक्स को जनरली स्टडी किया जाता है। आइए इसके रेट के बारे में हम कुछ चर्चा करें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेट को। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करना चाहते हैं, देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की रेट को कैसे डिफाइन करेंगे हम, देखो किसी भी रिएक्शन की जो रेट है उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज, ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। इतनी सी डेफिनेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम। देखो रेट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पैरामीटर का चेंज देख रहे हो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम उसको रेट कहेंगे। अब रिएक्शन में आप किसका चेंज देखोगे, रिएक्शन में आपको पता है रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे, तो उनकी कंसंट्रेशन का चेंज दे सकते हो सकता है वो प्रेशर मतलब गैसेस फॉर्म में हो तो उनकी प्रेशर का चेंज दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में देखोगे तो उसको आप रेट कह दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन कह दोगे। अब देखो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों की अगर मैं बात करूं, एक जनरल R इज गिविंग P, इस रिएक्शन को कंसिडर करूं तो आपको पता है जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी तो R की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी।
अच्छा, हमने लिखा है एज चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वही रेट होती है। अब बात यह है इन दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, आर की कंसंट्रेशन घट रही है और पी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए जो रिएक्शन की रेट है वो हम दोनों की टर्म्स में दे सकते हैं, रिएक्टेंट की टर्म्स में भी दे सकते हैं और प्रोडक्ट की टर्म्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि हमको चेंज बताना होता है और चेंज दोनों ही हो रहे। ठीक है, आर घट रहा है और पी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। इसलिए आप किसी भी रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की टर्म्स में दे सकते हो। देखो, जैसे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन मैं पहले देना चाहता हूं रिएक्टेंट की टर्म्स में, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, देखो हम कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन किसके ले रहे हैं हम, रिएक्टेंट की। अब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ में क्या हुआ है, वो डिक्रीज हुई है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी टाइम के साथ में। तो हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल टाइम टेकन, या टोटल टाइम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखी है मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर। आर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो चेंज का मतलब क्या है, डिक्रीज ही है। ठीक है, इन टोटल टाइम। तो ये हो गई मेरी रेट ऑफ रिएक्शन, किसकी टर्म्स में, रिएक्टेंट की टर्म्स में। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी टर्म्स में, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, इंक्रीज, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, टोटल टाइम। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब एक चीज आप ध्यान दो, अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखना चाहूं, ये तो हमने थोड़ा स्टेटमेंट टाइप लिख दिया इसको, ठीक है, अगर मैं थोड़ा इसको मैथमेटिकली लिखूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या, डेल्टा आर, क्योंकि चेंज को हमेशा डेल्टा आर से शो करते हैं हम। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, डेल्टा टी। ऐसे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं डेल्टा पी, और नीचे क्या आएगा, डेल्टा टी। अब आप एक और बात समझिए, इसमें हमेशा रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन लगाया जाता है और प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव साइन लगाया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा आपको कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाए जा रहे हैं। देखो, आप जानते हो कि जो रिएक्शन की जो रेट है, वो जब रिएक्टेंट की टर्म्स में आप डिफाइन करोगे तो आप कहोगे कि रिएक्टेंट की रेट डिक्रीज कर रही है, सॉरी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो आप क्या कहोगे, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। लेकिन ये डेल्टा डिक्रीजिंग है, तो इसलिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे। ये माइनस शो कर रहा है कि ये जो डेल्टा आर है ना, वो डिक्रीजिंग हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, रेट जो है या कंसंट्रेशन जो है आर की, वो क्या हो रही है, घट रही है। उसको कौन शो करेगा, ये नेगेटिव साइन। और आगे मैथमेटिकली बताएंगे, इसका एक मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस भी है ना, जो ये मतलब वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, बताऊंगा अभी क्यों। उसको ये क्या कर देगा, वापस पॉजिटिव कर देगा। देखो, ऐसे ही आप जानते हो जैसे आर से पी रिएक्शन चलेगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो डेल्टा पी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, यानी बढ़ेगा, इसलिए आगे क्या लगा रखा है, पॉजिटिव। तो एक सिग्निफिकेंस ये भी है, नेगेटिव का मतलब है कि कंसंट्रेशन घट रही है और पॉजिटिव का मतलब है कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, ये इन दोनों का मतलब है। अच्छा, अब इसको अगर मैं एक ही इक्वेशन में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस के डेल्टा पी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी। ठीक है, थोड़ा सा उस इक्वेशन को आगे और बढ़ा देते हैं। देखो, जो डेल्टा है उसका मतलब क्या है, चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस डेल्टा आर को मैं लिख सकता हूं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, और डेल्टा टी का मतलब क्या है, T2 माइनस T1। ऐसे ही इस डेल्टा पी का मतलब क्या है कि P फाइनल माइनस P इनिशियल, और डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। अब देखो, आपको पता है टाइम तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो टाइम के बारे में कुछ सोचने की जरूरत आपको नहीं है। ध्यान से देखो, ये आर फाइनल क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर इनिशियल क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी बात करते हैं। देखो, अगर आर से पी रिएक्शन चली तो स्टार्टिंग में जो आपके पास में आर आई होगा,
आर इनिशियल होगा, और जब रिएक्शन आगे गई तो कहीं ना कहीं जाके रिएक्शन रुकी होगी, तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ आर होगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं मानते कि 100% रिएक्शन होगी कि पूरा आर पूरा पी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हम जनरली मानते हैं कुछ आर इनिशियल है तो कुछ आर फाइनल भी होगा, लेकिन आपको पता है आर इनिशियल बड़ा होगा किससे, आर फाइनल से, क्योंकि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इस आर की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी, तो स्टार्टिंग में जो होगा वो बड़ी क्वांटिटी होगी, इसलिए हमने कहेंगे कि जो आर इनिशियल वो बड़ा होगा किससे, आर फाइनल से। अब देखो, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आपको पता है इनमें से बड़ा कौन है, वो है आर इनिशियल, और उसके आगे साइन क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव, और आपकी रेट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो उस नेगेटिव का साइन, मतलब जो उस न्यूमेरिकल वैल्यू में से साइन हटाने के लिए आगे हमने एक नेगेटिव लगाया, ताकि ये जो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल जो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी उसका नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में रेट आ जाएगी। दूसरी बात, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो प्रोडक्ट भी देखो, जब रिएक्शन चली होगी तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा, या कुछ होगा भी तो हम क्या मान लेते हैं, उसको पी इनिशियल मान लेते हैं। अब क्योंकि टाइम के साथ में प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो आपका पी फाइनल होगा वो बड़ा होगा किससे, पी इनिशियल से। इधर आओ, अगर पी फाइनल बड़ा होगा पी इनिशियल से तो ये क्वांटिटी नेट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पॉजिटिव वाली क्वांटिटी बड़ी है, नेगेटिव वाली क्वांटिटी क्या है, छोटी है, इसलिए ये पूरी क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो इसके आगे आपको साइन की कोई ज्यादा खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव लिखो तो सही है, नहीं लिखो तो वो है ही पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है नेगेटिव एंड पॉजिटिव का। नेगेटिव बता रहा है कि कंसंट्रेशन घट रही है, पॉजिटिव बता रहा है कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, इतनी बात हमने की है इसमें। अच्छा, ओवरऑल बात ये है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टोटल टाइम, ये हमने रेट की बात की है। अच्छा, मान लो, अच्छा कंसंट्रेशन हम बताते किसकी है, मान लो कोई एक्वा सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, इन सब की हम कंसंट्रेशन बताते हैं, लेकिन अगर आपकी जो रिएक्शन है वो पूरी गैसेस फॉर्म में चल रही हो तो फिर हम कंसंट्रेशन बताना ज्यादा अच्छा नहीं समझते हैं, फिर हम पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में आंसर देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको रहने देता हूं, मतलब एक नया फॉर्मूला लिखता हूं प्रेशर की टर्म्स में। ये तो कंसंट्रेशन की टर्म्स में है जो जनरली बुक में मिलता है, आपको प्रेशर वाला भी मिल जाएगा, लेकिन हम थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मान लो आपके सारे जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं वो गैसियस स्टेट में है, तो फिर आप कंसंट्रेशन की टर्म्स में आंसर देने के बजाय प्रेशर की टर्म्स में ज्यादा अच्छा आंसर माना जाता है उसको। देखो कैसे, जैसे मान लो आर है, गैसियस फॉर्म में है, प्रोडक्ट है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। अच्छा, हमने अभी पढ़ा है कि चेंज जो रेट है वो क्या है, डेल्टा सी, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा सी अभी किसी का भी हो सकता है, इसका हो चाहे इसका, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमको चेंज इन कंसंट्रेशन दोनों में ही है। अब मान लो आपको इनकी कंसंट्रेशन गिवन ही नहीं है, क्योंकि दोनों गैसियस हैं, तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में इनका पार्शियल प्रेशर गिवन हो, तो फिर पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में इस फॉर्मूले को आपको चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, देखो आप क्या लगाओगे, आइडियल गैस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर आप इसमें एक चेंज कर दें, v को उधर ले जाएं, तो n बाई वी इंटू आर टी में इसको लिख सकता हूं, और आपको पता है n बाई वी को c बोलते हैं। ये तो होती है कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होती है, कंसंट्रेशन या फिर मोलरिटी। ठीक है, तो यहां पर c क्या आ गया, c आ गया p बाई आर टी। तो बताओ इस डेल्टा c की जगह क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको डेल्टा लगाऊं तो यहां भी डेल्टा आ जाएगा, आर और टी दोनों कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये टेम्परेचर है ना, और ये टाइम है, तो इन दोनों का आप मर्ज मत कर देना। ठीक है, ये टाइम है और ये क्या है, टेम्परेचर है, क्योंकि आप कोई भी रिएक्शन कराओगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर मान के करा रहे हो, और आर तो खुद एक कांस्टेंट, तो नीचे क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऊपर दोनों को हमने क्या ले लिया, उसमें चेंज देख लिया, तो इस डेल्टा सी की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो। तो ये जो रेट है वो क्या बन जाएगी, ये रेट बन जाएगी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये वाला इंटू आर टी। देखो ये क्या है, चेंज, यानी ये क्या है, रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इनटू क्या है, आरटी। तो एक और क्या बनेगा, रेट का फॉर्मूला, मतलब रेट क्या बनेगी, रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इनटू आरटी। ठीक है, ये दूसरी एक हमारे पास में फॉर्म बनी, मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, बाकी आप ये ध्यान रखना, अगर आपको
मान लो इसके दो प्रेशर गिवन हो, इनिशियल और फाइनल, ठीक है, तो आप डेल्टा पी निकाल लेना, डेल्टा पी यहाँ रखना, डेल्टा टी आपको गिवन होगा, ROT लगाना, आपके पास क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। ऐसा आप इसके साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चेंज था प्रेशर और कंसंट्रेशन का। दूसरी बात देखो, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, रेट के टाइप की बात करते हैं कि रेट होते कितने टाइप की हैं, ठीक है। फिर इनके ग्राफ देखेंगे हम। रेट ऑफ रिएक्शन, जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम दो तरह से पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी हम इन दो तरीके से पढ़ते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो। रेट दो होती हैं, एक होती है एवरेज, एवरेज रेट, और एक हमारे पास में होती है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट। दो तरह की रेट हमारे पास में होती है, एक तो होती है एवरेज रेट और एक क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट। अच्छा, एवरेज रेट क्या होता है, आप इसको कैसे समझे, मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने 1 घंटे में आपको 100 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर की है, तो आपकी कुल मिला के जो स्पीड होगी, तो स्पीड क्या होगी आपकी, स्पीड आपकी क्या होगी, वो होगी 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपकी नेट स्पीड निकल के आई है। देखो, आप जरूरी नहीं कि हमेशा आप 100 से चले होगे, हो सकता है कि कोई जब सामने आ गया होगा तो आप रुक भी गए होगे, तो उस टाइम आपकी रेट क्या होगी, मतलब ड्यूरिंग द जर्नी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उस टाइम आपकी रेट क्या हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी, स्पीड आपकी स्पीड उस टाइम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसी टाइम बिल्कुल खाली रोड मिली होगी तो आपने 100 से भी ऊपर चलाई होगी गाड़ी, ठीक है। कभी कभी आपने 100 भी चलाई होगी, कभी कभी आपने 70 भी चलाई होगी, लेकिन ओवरऑल जितना आपने डिस्टेंस कवर किया और जितना टाइम आपको लगा, तो फॉर्मूले रख करके वैल्यू कितनी आ रही है, 100। तो ऐसी ही रेट को क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। जो एवरेज रेट क्या होती है, जो क्या होती है, एवरेज ही होती है, मतलब जो आपने पूरी जर्नी कवर की है उसको और जो पूरा टाइम लिया है उसको देख करके जो निकाली जाती है वो क्या होती है, हमारी एवरेज रेट होती है। ये अब आपकी एक्चुअल रेट इसके बराबर हो भी सकती है, जो एक्चुअल स्पीड है उसके बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे हमने देखा है, कभी कभी आप रुक भी गए होंगे और कभी कभी आपने 100 से भी तेज चलाई होगी, तो इसको हम एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल चेंज देखो, टोटल टाइम देखो, उनका रेशो ले लो, तो आपके पास में एवरेज रेट आ जाएगी, ठीक है। बीच में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रेशो ऑफ टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन एंड टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। कहने का मतलब जो भी हमने पढ़ा था ना वो एवरेज ही थी। देखो, तो रेट क्या होगा, रेट होगा डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अब रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दो, डेल्टा आर माइनस लगा दो, और प्रोडक्ट है तो क्या लगा दो, प्लस लगा दो। यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो सही लगे लगा लेना, ठीक है। जिसकी भी आप डिफाइन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम क्या होगा, हमारा रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा, किसके लिए, एवरेज के लिए। अच्छा, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, देखो उसी जर्नी की बात करो और आपसे कोई पूछे कि बताओ 50वें सेकंड पर आपकी स्पीड क्या थी, ठीक है। तो हमने क्या है, उस रेट तो पूछी है, स्पीड तो पूछी है आपकी, लेकिन एक खास टाइम पर पूछी है, एक इंस्टेंट पर पूछी है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो पूछी गई रेट होती है वही क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट होती है। और आपको पता होगा आपकी जो गाड़ी का मीटर है वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट ही बताता है, वो एवरेज नहीं बताता है, ठीक है। मतलब आप जब चल रहे हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप किस स्पीड में हो वो आप कहां से देख के बताते हो, मीटर में से, गाड़ी के मीटर में से, ठीक है। तो जो आपके गाड़ी का मीटर वो क्या बताता है, वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, ठीक है। तो ऐसे ही इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, वो रेट जो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट,
पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट होती है। ठीक है, किसी खास समय पर जो आप रेट निकालोगे वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट होती है। देखो, इस रेट का जो फॉर्मूला होता है उसमें एक चेंज होता है। चेंज तो कुछ नहीं, कंसंट्रेशन ऊपर आएगी, नीचे टाइम आएगा, लेकिन यहाँ लगाते हैं हम डी, तो हम इसको लिख देते हैं dc/dt। यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी है। देखो, इसमें क्या होता है, जो टाइम इंटरवल है वो बड़ा होता है, तो जब आपके उसमें चेंज की क्वांटिटी आती है वो भी बड़ी आती है, और जब आपको पता है चेंज बड़ा होता है तो हम क्या लगाते हैं? डेल्टा। लेकिन जब चेंज बहुत छोटा होता है तो हम उस डेल्टा को किससे रिप्लेस कर देते हैं? डी से। ठीक है, इसलिए हमने क्या लगाया? डी, क्योंकि देखो हम पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछा है, इस बार टाइम डिफरेंस है ही नहीं आपके पास में। इस बार जो आपका डेल्टा टी है ना वो टेंडिंग कर रहा है 0, क्योंकि आपसे तो 50वें सेकंड की रेट पूछ ली, आपसे 2 टाइम इंटरवल नहीं दिए। आपको ये नहीं कहा कि 0 से 50 के बीच की बता दो, नहीं, आपको 50वें सेकंड पर रेट क्या है, उस इंस्टेंट पर रेट क्या है वो पूछा गया है। ठीक है, तो उस इंस्टेंट की रेट पूछी है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी है ही नहीं, तो डेल्टा टी किसको टेंड कर रहा है? 0 को। लेकिन आप एग्जैक्ट 0 भी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर नीचे 0 बन गया तो फिर ये रेट इनफाइनाइट बन जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा टी टेंड टू 0 का मतलब क्या है? 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 नहीं है। ये गलत है, इसको ये नहीं लिख सकते आप, ये नहीं लिख सकते। डेल्टा टी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डेल्टा टी अगर 0 हो गया तो नीचे की जो क्वांटिटी है ना ये 0 हो जाएगी, और ये पूरी रेट है ना वो इन्फिनिटी बन जाएगी, जो गलत है। इसलिए हम लिखते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। इसका मतलब है डेल्टा टी बहुत छोटा है। ठीक है, डेल्टा टी बहुत छोटा है, 0 को टेंड कर रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 0 अभी नहीं है। ठीक है, तो रेट क्या है? प्लस माइनस डेल्टा सी dc/dt। ये क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, बहुत स्मॉल चेंज है। ठीक है, बाई dt। प्लस और माइनस अपने वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। अगर रिएक्टेंट है तो dr लगा देना, उसके आगे माइनस आएगा, और प्रोडक्ट की टर्म में कहोगे तो प्लस लगा देना, उसके आगे क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 2 तरह की रेट पढ़ी हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके ग्राफ देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस जो रेट है वो किस तरीके से ग्राफ में प्लॉट होंगी। ठीक है, और आप किसी ग्राफ से इनको कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी ओर से लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।